आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली क्या है 2E। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं और सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका है के -1x² प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य क्या है, -3। आपको पता है यदि एक शून्य -3 है तो इस क्वेश्चन में जो बहुपद दिया गया है यहाँ पे x की जगह पे -3 रखेंगे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक, तो रख के देख लेते हैं हम लोग के -1, तो -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे इस जगह पे के में, तो माइनस में 3 के और प्लस में 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब 9 के हो गया है आपका 9 के -9 -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे 6 के, कितना आया 6 के, 6 के हो गया। अब इधर -9 है और यहाँ पे +1 है, तो दाएं तरफ लेके जाएंगे तो बराबर हो जाएगा 8। तो के बराबर काट दो आप, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी 4/3 कितना आएगा, 4/3। के का मान आपका आ गया है 4/3, यानी पहले में पहला ही आंसर विकल्प आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। कह रहा है -3 4 वाला द्विघात बहुपद कौन सा है जिसके शून्य क्या हो, -3 और 4। अब आप देखिए शून्यकों का योगफल कितना होता है बच्चे, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो शून्यकों का योगफल मिलेगा, तो आएगा 1। शून्यकों का योगफल यहाँ पे कितना आ गया, 1। अभी इन चारों विकल्पों में से देखेंगे किसका शून्यक 1 आ रहा है प्लस में, तो आप देखेंगे +1 या तो इसका शून्यक आ रहा है। अब कैसे मतलब शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं हम लोग, माइनस में एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो माइनस यहाँ पे है तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक तो यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा। ठीक, दो जगहों से, यानी विकल्प आपका ये 3 फोर्थ और सेकंड तो गलत है। अब दूसरा शून्यकों की गुणनफल की बात कर रहा है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, 4×3 12। तो शून्यकों का गुणनफल -12 कहाँ पे है, यहाँ तो +12 हो गया पहले में, तो +12 है तो ये गलत हो गया। तो सही कौन सा होगा, थर्ड विकल्प सही होगा। अब देखिए इसको करके देख लेते हैं हम लोग, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x² है, माइनस में x है प्लस 12 हो गया और पूरे के बटे में 2। ये देखिए बटे में जो 2 है हमें इससे कुछ लेना देना नहीं होता है, तो किसी भी संख्या का हम किसी बहुपद में गुणा या भाग कर लें तो उसके शून्यकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ से देखिए शून्यकों का गुणनफल 1 मिनट -12 है, क्या है -12 है, ठीक, प्लस में नहीं। तो देखिए गुणनफल कितना आ रहा है, -12 आ रहा है, योगफल क्या आ रहा है, प्लस में 1 आएगा। आप चेक करके देख सकते हो कि माइनस में x² एक्स का गुणांक बटे में क्या होता है, x² का गुणांक होता है योगफल। तो यहाँ से करेंगे तो प्लस में 1 आएगा, या करेंगे तो आप -12 आएगा गुणनफल। तो विकल्प कौन सा सही हुआ इसमें, विकल्प थर्ड आपका सही हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर क्या है 3। कह रहा है कि x² प्लस a + 1x प्लस बी के शून्य 2 और -3 है, तो ए और बी ज्ञात कीजिए, यानी ए कितना होगा और बी कितना होगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बहुपद लिख लेते हैं जिसके शून्य क्या है, 2 और -3 है। देखिए यहाँ पे बच्चे शून्य दिया गया है, ना कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो शून्यकों का योगफल कितना आएगा, हम लोग अगर यहाँ से योगफल पता करें तो -1। शून्यकों का योगफल कितना आएगा, -1। गुणनफल कितना आएगा, -6। योगफल आया कितना, -1। गुणनफल कितना आया, -6। तो अब बहुपद अगर हम लिखें तो आएगा x² माइनस शून्यकों का योगफल होता है, तो माइनस यहाँ पे रहेगा तो माइनस से भी है, प्लस में आएगा यानी +x और -6। अब देखिए चूँकि ए और ये दोनों क्या है, समान है, तो अब देखिए अचर पद के बराबर होगा, x का गुणांक जो है x के गुणांक के बराबर होगा और x² का गुणांक x² के गुणांक के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे x² का गुणांक 1 है तो हमें कोई लेना देना नहीं। b क्या है, -6 के बराबर है,
अब आप अपने क्वेश्चन में देखिए बी में बी बराबर क्या है, -6 कहाँ पे है। एक तो आप लास्ट विकल्प में देख रहे हो या तो थर्ड विकल्प में आप देख रहे हो कि -6 आया है। तो हम ए का मान पता कर लेते हैं। ए का मान जहाँ पे या तो कितना आएगा, 2 आएगा तो हम कहेंगे कि इस थर्ड सही होगा। ए का मान 0 आएगा तो हम कहेंगे लास्ट वाला सही होगा। तो चलो देखो, अब क्योंकि यहाँ पे गुणांक तो एक है, a+1 यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, a+1, यहाँ पे बराबर किसके होगा, 1 के। 1 से 1 कैंसिल हो गया, a बराबर कितना आ गया, 0। a बराबर 0 आ गया, b बराबर -6। a बराबर 0, b बराबर -6 कौन से विकल्प में है, ये लास्ट में है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन आपका सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। आपके 2 शून्य दिए गए हैं। कह रहा है इनसे बनने वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो कभी भी हो शून्य का आपको दिए गए हो तो अनंत बहुपद लिख सकते हैं। कितने, अनंत। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे 2 का गुणा कर दें, भाग कर दें, किसी भी संख्या का किसी बहुपद में गुणा करने से या भाग करने से बहुपद के शून्य नहीं बदलते हैं। ठीक है, शून्य को ही रहेंगे लेकिन बहुपद बदल जाएगा। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे आंसर होगा 3 से अधिक। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर क्या आपका 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, a³ + bx² + cx + d = 0 का एक शून्यक 0 है, एक शून्यक 0 दिया गया है। तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जिससे मान लो अगर एक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है और एक क्या है, गामा। इसमें से किसी एक को आप 0 मान लो। तो आपसे कह रहा है कि अल्फा गुणे बीटा बताइए। क्या बताना है, अल्फा गुणे बीटा। अब इससे हम लोग दूसरे पेज पे लिखते हैं और देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। क्या था, ax² + bx, ax³ है, एक मिनट, ax³ + bx² + cx + d। अब ध्यान से देखिए बच्चे, कह रहा है इसका एक शून्यक 0 है। इसको हम कई तरीके से देखेंगे। अब एक शून्यक अगर 0 है, इसका मतलब क्या, डी वाला पार्ट क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा, अल्फा बीटा गामा क्या है, 0 है। क्योंकि अगर एक को हम गामा को 0 कर दें तो पूरा 0 हो जाएगा। और 0 कब होगा, जब डी बटे ए 0 होगा। डी बटे किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्योंकि ये तो 0, अब ए तो यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा लेकिन डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डी 0 हो जाएगा। ठीक, अब डी को अगर हम 0 कर देते हैं, अब देखिए आगे क्या होगा। एक तो डी को 0 कर दिया, ax³ तो बचेगा क्या, bx² + c। डी को 0 करने के बाद और साथ में हम x कॉमन भी कर लेते हैं। क्या करेंगे, x को कॉमन कर लिया हमने, बाहर की तरफ कॉमन कर लिया। ठीक, अब यहाँ से x का मान एक तो 0 आ जाएगा, तो एक शून्यक 0 हो गया आपका। अब शेष यहाँ पे बचा है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, योगफल तो आएगा -b/a, लेकिन गुणनफल करें अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा कर लें, इसके शून्य को माने, तो यहाँ से c/a आएगा। क्या आएगा, c/a। एक तो तरीका आपका ये हो गया कि अल्फा गुणे बीटा कितना आ गया, c/a, जबकि गामा को हमने 0 मान लिया है। अब दूसरा तरीका देखिए, जो कि आपको दिया गया है क्या, बहुपद ax³ + bx² + cx और प्लस d। ठीक, ये आपका। अब अब अल्फा गुणे बीटा हम लोग लिखेंगे प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो दो दो का गुणनफल क्या होगा, c/a। क्या हो गया, c/a। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक को हम अगर 0 मान ले, गामा को 0 मान लेते हैं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। गामा को जैसे 0 करेंगे तो गामा गुणे अल्फा 0 गुणे 0, 0 गुणे अल्फा 0, यहाँ पे गामा को अगर 0 मान ले 0 गुणे बीटा भी 0 हो जाएगा। बचा क्या इधर, केवल अल्फा बीटा बचा है, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, c/a। आप किसी भी तरीके से कर लो, दोनों में वही आएगा। ठीक, क्या आएगा, c/a। पुनः हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं अब नेक्स्ट। तो c/a कौन से विकल्प में दिया गया है, इस सेकंड में दिया गया है, तो सेकंड विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6।
क्वेश्चन नंबर क्या है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, कह रहा है त्रिघात बहुपद है, ए एक्स क्यूब है, ए नहीं है, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्य क्या है -1 है। तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मान लो गामा बराबर -1 दिया गया है, गामा बराबर -1 है, तो हमें अल्फा गुणे बीटा ज्ञात करना है। ठीक, तो अल्फा गुणे बीटा ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए करेंगे क्या हम लोग, देखिए पूरा बहुपद आप याद कर लो, दूसरे पेज पे चलते हैं हम लोग इसको लिखने के लिए। ठीक, और इसका एक शून्य क्या है -1। उम्मीद है क्वेश्चन याद हो गया होगा। विकल्प में देख लीजिए कि कहीं पे सी नहीं दिया गया है, विकल्प में कहीं भी सी नहीं दिया गया, इसका मतलब हमें सी का यूज़ नहीं करना है। ठीक, तो सी का यूज़ नहीं करना है, तो आगे देखते हैं कैसे कैसे करेंगे इसको हम लोग। पेज बदल लेते हैं हम लोग। क्या आपका एक्स क्यूब था प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका बहुपद था। इसका एक शून्य -1 दिया गया है। मान लो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे -1 लिख लेते हैं हम लोग, और ये होता क्या है माइनस में ए आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 में एक्स क्यूब का गुणांक 1 रहेगा, तो कोई मतलब है नहीं। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, 1 को दाहिनी तरफ लाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में ए रहेगा। ठीक, अब दूसरा क्या है, हम लोग अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा लिखेंगे। ये किसके बराबर होगा, दो का गुणनफल बी के बराबर होगा। किसके बराबर हुआ, बी के बराबर। अब देखते हैं आगे हम लोग यहाँ पे। अब गामा को हमने क्या मान लिया है, -1 मान लिया है, तो गामा को अगर हम लोग हटा दें यहाँ से, क्या करें, गामा को हटा दें। ये गामा को हटा दिया हमने, 1 मिनट, गामा अल्फा हो गया, ये गामा को हटा दिया, इसकी जगह पे क्या कर दिया -1 कर दिया। गामा को यहाँ से हटाया तो यहाँ पे -1 कर दिया, तो बचा क्या, आपका अल्फ़ा बीटा बचा है, और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर किसके है, बी के है। अब अल्फ़ा बीटा बराबर क्या आएगा, बी, और इधर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा दाहिनी तरफ आ गया तो प्लस में आएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम लोग रख देंगे दाहिनी तरफ ला के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है, 1 माइनस ए। तो आया क्या, बराबर बी प्लस 1 माइनस ए। आंसर क्या आपका आया, बी प्लस 1 माइनस ए। अब देखते हैं कौन से विकल्प में दिया गया है बी प्लस 1 माइनस ए, बी प्लस 1 माइनस ए, बी प्लस 1 माइनस ए इस विकल्प में दिया गया है, तो विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा, यानी फर्स्ट विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शून्य कैसे होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, और दोनों बराबर। ध्यान देना बच्चे, जब भी हम लोग इस रूप में देखते हैं, ठीक है, तो इसके दोनों शून्य क्या आते हैं, ऋणात्मक आएंगे। ठीक, दोनों शून्य कैसे आएंगे, ऋणात्मक आएंगे, क्योंकि दोनों तो बराबर होंगे नहीं, कह रहा है दोनों बराबर होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों धनात्मक होंगे। आपके पास दो तरीका यहाँ पे पता करने का। ठीक, या फिर आप स्वयं से कर लो गुणनखंड करके, या गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो तो सीधा 4 का सूत्र लगा दो, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता कर सकते हो आप। ठीक, तो उम्मीद है इससे आप लोग स्वयं करोगे, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पे दोनों आंसर क्या आना चाहिए, दोनों ऋणात्मक आना चाहिए। ठीक, इस रूप में दोनों कैसा आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8। कह रहे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के शून्य हैं, जबकि के 0 के बराबर नहीं है। कह रहे दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, सदैव बराबर होंगे, सदैव आसमान होंगे। अब देखिए इन दोनों विकल्पों को तो हम लोग आसानी से हटा सकते हैं कि दोनों समान होंगे
और दोनों क्या होंगे, आसमान होंगे। दोनों समान भी हो सकते हैं और दोनों आसमान भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए दोनों विकल्प तो सही नहीं है। ठीक, हो सकते हैं, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सदैव लिखा गया, इसका मतलब क्या, हमेशा के लिए सत्य की बात कर रहा है, तो हमेशा के लिए सत्य तो होगा नहीं ये। ठीक, तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो चलो कर लेते हैं इसका हम। चलो मान लो कि इसका शून्य के है, जो भी के नहीं मान सकते हैं, कुछ और मान लेते हैं। मान लो अगर श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करें हम लोग, एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी होता है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी बी स्क्वायर की जगह पे क्या है, के माइनस में 4k, ये हो गया। ठीक, अब इसे पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, और बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। चेंज कर लेते हैं इसका कलर। ठीक, माइनस के प्लस माइनस, अगर पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या, +4 जोड़ना होगा और 4 घटाना भी होगा, तब ये इतना पूरा मिला के माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, के माइनस 2 का होल स्क्वायर -4, और बटे में क्या है, 2। अब देखिए, के को अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 नहीं 4, के की जगह पे अगर हम 4 ले लें, यहाँ पे के को 4 ले लें, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 घटाएंगे फिर 0 हो जाएगा। अभी 0 हो गया तो क्या हो गया, के नेगेटिव में आ गया। ठीक है, के कैसा आ गया है, नेगेटिव में आ गया है, लेकिन अभी बराबर है। ठीक, लेकिन सदैव बराबर नहीं होगा। अभी के की जगह पे जब हमने 4 लिया है, केवल तभी बराबर हुआ है, अन्यथा की कंडीशन में बराबर नहीं है। अब 4 के अलावा कुछ और ले लें, तो ये तो 4 लेने पर तो बराबर हो गया, 4 नहीं लेंगे तो बराबर नहीं होंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या, ना तो सदैव समान है, ना तो सदैव असमान है, इसलिए इन दो विकल्पों को नहीं ले सकते हैं। अब दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते या दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, इस बात की चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए बच्चे, ये जो है आपका, ये न्यूनतम कितना हो सकता है, 0। न्यूनतम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। अब न्यूनतम अगर 0 है, तो इसका मतलब अगर के को हम लोग क्या करें, धनात्मक लें या ऋणात्मक लें, जो भी होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस। ठीक, तो इसका मतलब एक बार तो ऋणात्मक होगा, पक्का है। ठीक, एक बार ही ऋणात्मक होगा। अगर एक बार ऋणात्मक होगा, दूसरी बार हो रहा है कि नहीं हो रहा अलग बात है, लेकिन एक बार यदि ऋणात्मक है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकता है। क्या कह सकते हैं, दोनों धनात्मक नहीं हो सकता है। अब देखिए, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं अलग बात है, ये तो इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, ये तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में क्या है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों ऋणात्मक हो गया। ये दोनों नहीं, एक ऋणात्मक हो गया। अब एक ऋणात्मक है तो इसका मतलब दोनों धनात्मक नहीं होगा, अगर धनात्मक होगा तो एक धनात्मक होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है के शून्य के बराबर है, जहाँ पे सी नॉट इक्वल टू 0, के शून्य के बराबर है, सी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन इसके शून्य के बराबर हैं, तो आगे क्या कह रहा है आपसे, देखिए सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं, सी और ए समान, सी और बी, सी और बी पे एक ही चिन्ह के हैं, सी और ए की बात कर रहा है। ठीक, अब देखिए कोई, देखिए शून्य के बराबर कब होंगे, जब पूर्ण वर्ग होगा। अब पूर्ण वर्ग अगर होगा तो जो x की 2 घात वाला पद है और अचार वाला पद है, ठीक, दोनों के चिन्ह समान होंगे। ठीक, देखिए पूर्ण वर्ग में होता है आपका ये जो बीच वाला पद है x का गुणांक, ठीक, यहीं पे प्लस माइनस होता है, बाकी दोनों तो सेम रहता है। आप मान लो बहुपद है तो माइनस आप कॉमन कर लो, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे दोनों सी और ए के पास, लेकिन जो भी चिन्ह रहेगा दोनों का सेम रहेगा। क्योंकि ऐसे मान लो आप मान सकते हो यहाँ पे कि जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर है,
एक्स प्लस मान लो कि ए का होल स्क्वायर है आपका, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब इसी को यहाँ पे सी नाम दे दिया है और इसी को नाम दे दिया है बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, या ए मान लो यहाँ पे, चलो ठीक है यहाँ पे है, ठीक इस रूप में। अब देखिए जहाँ जो भी चिन्ह होगा इन दोनों का समान होगा। अगर यहाँ पे माइनस ले लेते हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे ये माइनस का पूर्ण वर्ग बनाते तो यहाँ पे माइनस आ जाता, लेकिन फिर भी इन दोनों का चिन्ह आपका समान ही रहता। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर है 10, कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के रूप का एक द्विघात बहुपद का एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक हो तो रैखिक पद का मतलब देखिए यहाँ पे सभी क्वेश्चन में दिया गया है रैखिक पद। देखिए रैखिक पद यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये सब में रैखिक पद लिखा है। तो रैखिक पद का मतलब होता है एक घात वाला पद। जैसे यहाँ पे एक घात वाला पद है तो ये रैखिक पद हो गया आपका, ये है आपका रैखिक पद हो गया। ठीक, अब देखिए दोनों शून्य बराबर हो लेकिन एक दूसरे का चिन्ह अलग अलग हो। ऐसा कब होता है, जब आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में बने, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का जब बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का, तो ऐसा होता है कि इसके शून्य बराबर रहते हैं और अलग अलग चिन्हों के होते हैं। ठीक, एक प्लस में रहेगा तो एक माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका ए स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या आएगा प्लस माइनस ए, एक्स बराबर क्या आया प्लस माइनस ए। देखिए दोनों में तो बराबर है, एक बार प्लस आ गया एक बार माइनस आ गया, चिन्ह बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, जो अचर पद है ऋणात्मक है, अचर पद क्या है ऋणात्मक है, और ये जो रैखिक पद है ये क्या है जीरो है। रैखिक पद नहीं होगा, जीरो होने का मतलब क्या नहीं होगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं कौन किस में है। रैखिक पद नहीं होता है तथा अचर पद क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो ये आपका विकल्प नंबर 1 सही है, इसमें रैखिक पद नहीं होगा और अचर पद क्या होगा ऋणात्मक, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में ही ऐसा होता है कि इसके शून्य बराबर हों और अलग अलग चिन्ह हो उसके। अब है क्वेश्चन नंबर 11, यानी लास्ट क्वेश्चन भी यही है। कह रहा है कौन सा आलेख एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। अब देखिए बच्चे, अगर कोई बहुपद रैखिक है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। अधिकतम एक हो सकती है, अधिकतम एक हो सकती है, यानी एक से अधिक नहीं होगी। अगर द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है, न्यूनतम 0 भी हो सकता है लेकिन अधिकतम 2 हो सकती है, 2 से अधिक नहीं हो सकता। अगर 3 घात बहुपद है तो उसके शून्य 3 से अधिक नहीं होंगे, 3 से कम हो सकते हैं, हो सकता है 2 हो, 1 हो, 0 हो। ठीक, लेकिन 3 से अधिक नहीं होगा। जैसे द्विघात बहुपद में 2 से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 2 से अधिक किस में है बहुपद शून्य, तो यहाँ पर तो कोई भी शून्यक नहीं है, तो विकल्प गलत काट देते हैं। इसमें 2 शून्यक है यानी द्विघात बहुपद हो सकता है, इसमें 1 शून्यक है द्विघात बहुपद हो सकता है, ये भी द्विघात बहुपद हो सकता है। ये केवल आपका है 3 इसमें है। तो अगर 3 शून्यक हैं तो इसका मतलब क्या है, कम से कम इस बहुपद की जो घात होगी 3 होगी। 3 से अधिक भी हो सकती है लेकिन इसकी घात 2 नहीं होगी। ठीक, यानी 2 से अधिक घात होगी इसकी, यानी 3 या 3 से अधिक घात का बहुपद है। यहाँ पे जो है 3 या 3 से अधिक घात का बहुपद है। तो विकल्प कौन सही होगा, ये लास्ट वाला सही होगा। तो विकल्प कौन सही हुआ आपका, ये 4th पार्ट। ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर इस रूप में कुछ दिया गया है सातवें में, जो 7वें नंबर का दिया गया है, अल्फा बीटा गामा है, शून्यक बहुपद 3 घात का है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बाई होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, योगफल सी बाई होता है। गुणनफल कितना होता है माइनस में डी बाई होता है। द्विघात के लिए वैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा बीटा सी बाई होता है। अगर 3 घात का बहुपद हमें लिखना हो, ठीक, अगर उसके शून्य के अल्फा बीटा और गामा दिए गए हो और 3 घात का हमें बहुपद लिखना हो, तो होता क्या है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू यक्स होता है माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब इसमें देखिए के का आप गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा जो मानक रूप में है यही है। अब के का चाहो गुणा कर लो आगे, ठीक है, सब में, या ना गुणा करो, आप कोई मतलब है नहीं। ये 3 घात का बहुपद लिखने का ये तरीका है। अगर आपको अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों दिए गए हैं, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों शून्यकों का योगफल और दो दो शून्यकों के लेके गुणा करके योगफल दिया गया है और तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, तो इस फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है और ये चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो इसके आगे हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।